माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के प्रभारी श्रीमान ओम जी माथुर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामशंकर जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी और इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये ब्रज की भूमि है और यहां पर कण कण में श्री कृष्ण विराजमान है। और श्री कृष्ण का संदेश एक ही था, कर्म योग का। कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करते रहो, अविरत कर्म करते रहो। और जिस धरती पर एक कार्यक्रम की रचना हुई है, वो कार्यक्रम गांव है दीनदयाल धाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस छोटे से गांव में जन्म हुआ था और श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करते रहो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। न थको, न रुको, न झुको, चलते ही रहो, चलते ही रहो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हर बार हम कार्यकर्ताओं को कहते रहते थे। भाइयों बहनों, आपने एक साल पूर्व चुनाव का निर्णय किया और आपने 30 साल के बाद दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस सरकार को काम करते करते आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और जब 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है तब या तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जलसा कर देते या हिंदुस्तान के किसी राज्य की राजधानी में बड़ा जलसा कर देते, शहर ऐसा पसंद करते कि जिस शहर की आबादी लाखों की हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब पार्टी ने कार्यक्रम की रचना तय की तो मैंने कहा मेरा एक सुझाव है। उन्होंने कहा क्या सुझाव है? मैंने कहा मेरा मन करता है जिस दिन संसद के अंदर मुझे नेता के रूप में चुना गया था और सांसदों के बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संबंध में उनके सम्मुख में मैंने कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है।
ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है। आज 365 दिन के बाद मेरा मन करता था कि मैं हमारे भीतर जिस महापुरुष ने विचार बीज बोया था, गरीब के कल्याण के लिए जिंदगी खपाने की प्रेरणा दी थी, अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के जिंदगी की चिंता करने का जिस महापुरुष ने हमें मंत्र दिया था, मैंने पार्टी से प्रार्थना की कि अच्छा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहां जन्म हुआ था, मैं उस झोपड़ी के पास जाऊं, भले छोटा सा गांव हो, मैं वहां जाकर के नमन करूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को अपने 365 दिन के काम का हिसाब दूं। और इसलिए आज मैं दीनदयाल धाम में आया हूं। भाइयों बहनों, अगर पिछली शताब्दी हिंदुस्तान के राजनीतिक चिंतन पर नजर करें तो ये बात माननी होगी कि भारत के राजनीतिक जीवन पर 3 चिंतकों का प्रभाव रहा है। प्रमुख रूप से 3 महापुरुषों के चिंतन ने भारत की राजनीति को दिशा दी है, प्रेरणा दी है। गांधी, लोहिया और दीनदयाल, ये 3 महापुरुष की छाया आज भी हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन पर है। और तीनों की राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक चिंतन में एक बात साफ नजर आती है, चाहे गांधी का राजनीतिक चिंतन हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक चिंतन हो, या चाहे राम मनोहर लोहिया जी का राजनीतिक चिंतन हो, इन चिंतन में केंद्र बिंदु में इस देश का गरीब है, इस देश का गांव है, इस देश का किसान है, इस देश के गांव के कल्याण की बात है। और इसलिए इन 3 महापुरुषों ने हमें जो प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा को लेकर के आज हम देश में सुशासन देने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं, ये जो चमत्कार दिखाई दे रहा है, ये जो परिवर्तन दिख रहा है, ये जो एक नया विश्वास पैदा हुआ है, चारों तरफ नए उमंग की लहर नजर आ रही है, किसके कारण? ये परिवर्तन किसके कारण आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये परिवर्तन किसके कारण आया? ये लहर कहां से आई? ये बदलाव कहां से आया? भाइयों बहनों, चुनाव 2014 में न हुए होते और शायद अगर मानो चुनाव आज हुए होते, 1 साल उन्हें और मिल गया होता तो देश कितना डूब गया होता। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला न किया होता तो आज देश की हालत क्या हुई होती। जब तक हम उन बातों का विचार नहीं करेंगे, तब तक हम कहां से निकले थे, कहां पहुंचे हैं, उसका सही अंदाज नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? सबके सब देंगे? आप मुझे बताइए, अगर आपने ये सरकार न चुनी होती और वही सरकार रहने दी होती तो देश का हाल बदला होता?
परिवर्तन आया होता। आप मुझे बताइए, पिछले साल जब यूपीए की सरकार थी, देश के हाल बुरे थे कि नहीं थे? देश के दिन बुरे दिन थे कि नहीं थे? आए दिन एक घोटाला होता था कि नहीं होता था? रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती थी कि नहीं चलती थी? रोज नया भ्रष्टाचार सामने आता था कि नहीं आता था? रोज नया घोटाला सामने आता था कि नहीं आता था? रोज अफसरों को जेल जाने की नौबत आती थी कि नहीं आती थी? नेताओं को जेल जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? खेल कूद में से रुपये मार लिए गए थे कि नहीं मार लिए गए थे? कोयले में चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? स्पेक्ट्रम में चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? जरा आप अंदाज लगाइए, क्या हाल थे? कितने बुरे दिन थे, कितने बुरे कर्म थे, कितनी बुराइयों से भरा माहौल था। और तब जाकर के देश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, एक साल का हिसाब मैं पूछना चाहता हूं आपको। ये परिवर्तन मोदी नहीं लाया, ये परिवर्तन आप लाए हैं। आप मुझे बताइए, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए? बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए? बुरी सोच गई कि नहीं गई? बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? भाइयों बहनों, पिछले एक साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? जरा ताकत से बोलो, कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? कोई रिमोट कंट्रोल की खबर आई है? कोई नेताजी के दामाद का किस्सा सुना है? किसी नेताजी के बेटे का किस्सा सुना है? किसी नेता की बेटे की कहानी सुनी है? भाइयों बहनों, बुरे दिन गए कि नहीं गए? चोर लूट बंद हुई कि नहीं हुई? लूट का जमाना गया कि नहीं गया? भाइयों बहनों, मैंने आपको वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बनकर के बैठूंगा। मैंने आपको वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के नाते बैठूंगा और 125 करोड़ देशवासियों की मालिकी की जो तिजोरी है, उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने वादा निभाया कि नहीं निभाया? वादा निभाया कि नहीं निभाया? मैंने चोर लूट के खेल बंद करवाए कि नहीं करवाए? भाइयों बहनों, ये दन्ना सेठों की जेब में बैठे हुए लोग, उन्होंने क्या किया था? कोयले की खदानें अपने चहेतों को कौड़ी के दाम दे दी थी। लूट लो, लूटो, हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूटते रहो, लूटते चलो। यही था कि नहीं था? भाइयों बहनों, पिछले चुनाव का मुद्दा था कोयले का करीब 2 लाख करोड़ के घोटाले का। एक साल के भीतर कोयले की खदानों का ऑक्शन किया गया, उसकी नीलामी की गई और अब तक 29 खदानों की नीलामी हुई है। 29, 200 की करनी थी, 29 की हुई है और 29 में करीब 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने वाला है।
बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? लूटने वालों के दिन खत्म हुए कि नहीं हुए? अपने चहेतों को देश लुटा दिया जाता था, बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये पैसा किसके काम आएगा? ये पैसा किसके काम आएगा? हमने एक निर्णय किया कि ये जो पैसा आएगा उसमें से जहां पर मिनरल्स हैं, जहां खदानें हैं, इसका ऑक्शन होगा और कुछ पैसे उसका एक फाउंडेशन बनेगा। ज्यादातर ये कोयला हो, ये मिनरल्स हो, ये आदिवासी क्षेत्रों में है, जंगलों से जुड़ी हुई है। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया कि कुछ परसेंटेज पैसा उसका उस डिस्ट्रिक्ट का फाउंडेशन बनेगा और उन पैसों का उपयोग वहां के गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा, वहां के गरीब लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। भाइयों बहनों, कोयला पहले भी निकलता था, लेकिन गरीब की भलाई के लिए कोई काम नहीं होता था। हमने नियम बनाया कि काम होगा। भाइयों बहनों, जब एक बार निर्णय करते हैं कि हमारे देश में बुरी या बुराइयों से मुक्ति पानी है, बुराइयों से मुक्ति पाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कुछ लोग बड़े परेशान हैं। उनको परेशानी इस बात की है कि सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं। और जिनके बुरे दिन आए हैं, उनको जरा परेशानी हो रही है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 60 साल तक दिल्ली के राजनीति के गलियारों में उन्हीं की आवाज सुनाई देती थी, उन्हीं के इरादों पर ही देश चलाया जाता था। दिल्ली में पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों की बोलबाला थी और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े थे। यहां पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों सर्कल बने हुए थे। और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है, उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी मन करके बैठा हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। यह देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जिन बातों को केंद्र में रखा है, उन बातों में हमारा प्रयास यही है कि सारे कारनामे देश में, देश इन कारनामों से मुक्ति होनी चाहिए। बुरे दिनों से मुक्ति, बुरे कामों से मुक्ति, बुरे इरादों से मुक्ति, बुरी नीयत से मुक्ति, बुरे कारनामों से मुक्ति 365 दिन में ये करके दिखाया है। और उसके कारण अगर कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। ये उनको भी ध्यान रहना चाहिए। भाइयों बहनों, आजकल हम जानते हैं, इस देश के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। बीच में पैसे लूट लिए जाते हैं।
भाइयों बहनों, हमने प्रबंध किया कि दिल्ली से रुपया निकले वो 100 के 100 पैसे गरीब के हाथ में जाने चाहिए। बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुले, गरीब के खाते खुले। हमारे देश में आजादी के 60 साल के बाद भी गरीब को बैंक में जाने का अवसर नहीं मिला था। हमने काम किया और आज अगर वो नरेगा में काम करता है, गांव के अंदर मनरेगा में काम करता है, तो उसको अब कोई बीच में बिचौलिया और लूट नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जनधन बैंक के खाते में अब उसके पैसे सीधे जमा होते हैं। चोरी लूट का कारोबार बंद करने में हमने सफलता पाई है और हमने चोरी लूट के कारनामों को बंद किया है। भाइयों बहनों, गैस की सब्सिडी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी हमने निर्णय किया, एक गैस सब्सिडी में चोरी होती है उसको रोक लिया जाएगा। हमने सीधा बैंक अकाउंट में डालना तय कर लिया। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा काम, दुनिया में सबसे बड़ा काम आज हम करने में सफल हुए हैं और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके बैंक खाते में सीधी सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी पहुंचती है। और इसके कारण पहले करोड़ों गैस सिलेंडर जो काले बाजारी में बेच दिए जाते थे, काले धंधे किए जाते थे, भाइयों बहनों, आज उस पर रोक लग गई है क्योंकि अब बिचौलिए चले गए हैं और सरकार की तिजोरी को लूटने वालों के दिन पूरे हो गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसान को एक अच्छी जिंदगी मिले, 60 साल हो गए, 3 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इस पाप के जिम्मेवार कौन है, इसकी मैं चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। 3 लाख मरे या 1 मरे, लेकिन मरने वाला मेरा हिंदुस्तानी है, मेरा भाई है। सरकार किसी भी की क्यों न हो, हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है। हमें आरोप प्रत्यारोप के खेल नहीं खेलने हैं। हमें रास्ते ढूंढने हैं, मिल बैठ करके रास्ते ढूंढने हैं कि हमारा किसान आजादी के 60 साल के बाद परेशान क्यों है। भाइयों बहनों, किसान मेहनत करना जानता है, उसे अवसर मिलना चाहिए। आज उसकी जमीन पूरी तरह नष्ट होती चली जा रही है, बीमारियों से ग्रस्त है उसकी जमीन, जितनी फसल निकलनी चाहिए निकल नहीं पा रही है, मेहनत पानी में जा रही है। हमने निर्णय किया सॉइल हेल्थ कार्ड, और सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा हमने कहा किसान को कि आने वाले 3 साल में हिंदुस्तान के हर एक किसान के हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड होगा। उसकी जमीन की तबीयत कैसी है, उसकी जमीन में बीमारी क्या है, उसकी जमीन में कौन सी फसल हो सकती है, उसकी जमीन के लिए कौन सा खाद चाहिए, कौन सा खाद नहीं चाहिए, उसकी जमीन में कौन से कीटनाशक डालने चाहिए, कौन से कीटनाशक नहीं डालने चाहिए। जैसे मनुष्य को ब्लड टेस्ट करके तय किया जाता है कि ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वैसे जमीन के लिए भी तय किया जा सकता है। मैंने बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की तबीयत का हाल पूछने का। मैंने बीड़ा उठाया है हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की तबीयत को ठीक करने का। और एक बार जमीन की तबीयत ठीक हो, किसान को पानी चाहिए। और इसलिए हमने तय किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आने वाले 5 साल में नदियों को जोड़ने का काम हो, बारिश के पानी को रोकने का काम हो,
पानी को पहुंचाने का काम हो, जल संचय का काम हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का संकल्प हो, टपक सिंचाई हो, माइक्रो इरिगेशन हो, इन सारे मार्गों के माध्यम से हम किसान को पानी पहुंचाना चाहते हैं, हम किसान को बिजली देना चाहते हैं। हमने संकल्प किया है 5 साल के भीतर भीतर 24 घंटे किसान को बिजली क्यों न मिले। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, पिछले 30 साल में, पिछले ध्यान से सुनिए, पिछले 30 साल में जितनी बिजली का उत्पादन नहीं होता था, आज उतना बिजली का उत्पादन करने में हम सफल हुए हैं।